आज हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है? शून्य कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी अभिक्रियाओं को शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? शून्य कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी अभिक्रियाओं को शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। यानी अगर शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखा जाए तो वेग समीकरण क्या होगा? यदि हम मान लें कि अभिकारक A है तो शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण हो जाएगा dx अपान dt बराबर k इंटू a का घात 0। क्योंकि अभी परिभाषा में क्लियर हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो जब निर्भर नहीं करता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो अभिकारक की सांद्रता होगी उसका घात शून्य लिया जाएगा। तो यहां पर शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण हम लिख सकते हैं dx अपान dt बराबर k इंटू a का घात 0, और किसी का घात 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1। तो जब इसका मान 1 हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि dx अपान dt बराबर k, और k हमारा क्या होता है? वेग स्थिरांक होता है। तो जब k वेग स्थिरांक होता है तो वेग स्थिरांक क्या है? कांस्टेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि dx अपान dt बराबर k, और यह क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब k का मात्रक क्या होगा? तो k का मात्रक देखिए dx अपान dt बराबर k। तो dx हमारा सांद्रता है मोल प्रति लीटर और dt समय है, तो k का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति समय। k का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति समय। अब समय को यदि सेकंड में व्यक्त किया जाए तो हमारा k का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर समय को मिनट में लेंगे तो मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो जाएगा। तो जैसा हम समय का मात्रक लेंगे उसके अनुरूप हमारा ये मात्रक बनेगा। तो सामान्य मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर प्रति समय। अब शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? उदाहरण कुछ देखें। यह प्रैक्टिकली होता है। ऐसे किसी अभिक्रिया को देख करके हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि वह अभिक्रिया शून्य कोट की है कि प्रथम कोट की है। यहां पर उन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारित किया जाता है और निर्धारण करके तब निकाला जाता है कि यह अभिक्रिया किस कोट की है। तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों को आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे पहला उदाहरण है गोल्ड के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन। गोल्ड के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन, यह अभिक्रिया शून्य कोट की होती है। अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो N2O हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, गोल्ड के पृष्ठ पर यानी गोल्ड उत्प्रेरक है, यहां अपघटन हो रहा है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो रहा है।
चूंकि हम जान रहे हैं कि यह अभिक्रिया शून्य कोट की है, तो इस अभिक्रिया का हम वेग समीकरण वेग लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन dt बराबर k इंटू नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता का घात 0, और यह 1 हो जाएगा तो dx अपॉन dt बराबर k। इसी तरह से किसी भी अभिक्रिया के लिए, जैसे दूसरा उदाहरण आपका दिया गया है, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, कोई भी उचित उत्प्रेरक होगा वहां पर HI का अपघटन होगा, तो HI के अपघटन से H2 और I2 बनेगा। तो वहां पर अभिक्रिया का वेग समीकरण अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि dx अपॉन dt बराबर k इंटू HI की सांद्रता का घात 0, ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dt बराबर k इंटू HI की सांद्रता का घात 0, क्योंकि यह शून्य कोट की अभिक्रिया है। अगला एग्जांपल है मॉलिब्डेनम के पृष्ठ पर अमोनिया का अपघटन, मॉलिब्डेनम के पृष्ठ पर अमोनिया का अपघटन, अमोनिया के टूटने से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा। तो यहां पर अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखेंगे तो dx अपॉन dt बराबर k इंटू अमोनिया की सांद्रता का घात 0 हो जाएगा। इसी तरह से सूर्य प्रकाश में जल के ऊपर हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के संयोग से HCl का निर्माण, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से HCl बनाएंगे तो अभिक्रिया होगी H2 धन Cl2 बराबर 2HCl। तो जब इसका हम वेग समीकरण लिखेंगे तो चूंकि यह शून्य कोट की है इसलिए यहां पर लिखा जाएगा dx अपॉन dt बराबर k इंटू हाइड्रोजन की सांद्रता का घात 0 और क्लोरीन की सांद्रता का घात 0, H2 इंटू Cl2 का घात 0 रहेगा। अगला है एसीटोन और ब्रोमीन की अभिक्रिया, एसीटोन और ब्रोमीन के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो एसीटोन आपका होता है CH3COCH3, यह एसीटोन है, ब्रोमीन से क्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यहां से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा मेथिल समूह का, बन जाएगा CH3COCH2Br प्लस HBr। इस कंपाउंड का नाम होता है मोनोब्रोमो एसीटोन, CH3COCH2Br मोनोब्रोमो एसीटोन होता है। और यह जो है एक प्रबल अश्रुकारी होता है, लैक्राइमेटर होता है, आंसू बहाने वाला। तो यहां पर अगर आप वेग समीकरण लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, चूंकि यह शून्य कोट की है तो dx अपॉन dt बराबर k इंटू ये आपका एसीटोन है, इसकी सांद्रता का घात 0 इंटू ब्रोमीन की सांद्रता का घात 0, दोनों की सांद्रताओं का घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी शून्य कोट की अभिक्रिया यदि है तो उसका वेग समीकरण लिखना बहुत ही आसान होगा, dx अपॉन dt बराबर k इंटू जितने अभिकारक होंगे उन सभी अभिकारकों की सांद्रता का घात 0 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये उदाहरण थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शून्य कोट की अभिक्रिया का क्या समीकरण होता है। एक तो आपका वेग नियम या वेग समीकरण, वह दूसरा चीज है। दूसरा अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है। हम लोग अभिक्रिया का समीकरण देखेंगे, शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तो अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए अभिक्रिया का समीकरण, तो मान लिया कि हमारा कोई अभिकारक A है और इस अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद, प्रोडक्ट बन रहा है। तो अभिकारक A से उत्पाद बन रहा है, तो इस अभिक्रिया के लिए हम वेग समीकरण लिखें, अभिक्रिया का वेग लिखें।
तो अभिक्रिया का वेग होगा dx अपान dt बराबर k इंटू a का घात 0। अभिकारक के की सांद्रता है समय t पर और उसकी घात क्या लेंगे 0, क्योंकि यह अभिक्रिया शून्य कोट की है। तो dx अपान dt बराबर k इंटू a का घात 0 और a का घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा dx अपान dt बराबर k, या इसको पक्षांतर किया जाए तो dx बराबर क्या हो जाएगा k इंटू dt, dx बराबर k इंटू dt। अब इसके बाद इसका क्या किया जाएगा समाकलन। समाकलन करना आप लोग जानते हैं, फिजिक्स में मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा समाकलन कैसे किया जाता है। यहां समाकलन दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, यहां सीधे समाकलन करके फाइनल आप स्टेटमेंट लिख देते हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो कैसे समाकलन होता है इसको याद कर सकते हैं कि dx बराबर k dt है, इसका समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर kt प्लस c, kt प्लस c चाहे kt प्लस i भी लिख सकते हैं, जहां c क्या होता है, यह c आपका कहलाता है समाकलन नियतांक, चाहे कहीं कहीं i भी लिखा जाता है, समाकलन नियतांक या समाकलन स्थिरांक। अब यदि हम मान लें कि t का मान क्या है 0 है, तो समय 0 पर x का मान क्या होगा। तो जब समय 0 है तो x है क्या, x समय t पर अभिकारक की सांद्रता है, समय t पर अभिकारक की सांद्रता। तो जब t का मान आपने 0 ले लिया यानी कि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई, तो जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई तो अभिकारक की कितनी सांद्रता उत्पाद में बदलेगी, कुछ भी नहीं, यानी x का मान क्या हो जाएगा 0। तो जब t का मान 0 लेंगे तो x भी क्या हो जाएगा 0। अब इस t और x के मान को यहां समीकरण में रखिए, तो t की जगह 0 x की जगह 0 रखेंगे तो आपको हल करने में मिलेगा c का मान भी क्या होगा 0 होगा, c बराबर 0। अब इस c के मान को फिर इसी समीकरण में पुट करिए तो क्या मिल जाएगा x बराबर kt, x बराबर kt, या k बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर x अपान t। तो ये आपका k बराबर x अपान t चाहे x बराबर k इंटू t, ये कहलाएगा शून्य कोट की अभिक्रिया का समीकरण। आया समझ में। अब इसी समीकरण को आप दूसरे तरह से भी स्थापित कर सकते हैं। किताबों में आपको शून्य कोट की अभिक्रिया के दो समीकरण मिलते हैं, दो रूप में मिलता है, एक x k बराबर x अपान t के पद में, और दूसरा देखिए अथवा। हम लोग जब वेग लिखे थे तो वहां दर लिखा गया था dx अपान dt या माइनस da अपान dt लिखा गया था ना। तो माइनस चिन्ह वहां क्या प्रदर्शित करता था कि समय t पर अभिकारक की सांद्रता क्या होती है घटती है। तो उस रूप में अगर हम लिखना चाहें तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए हम वेग समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस da अपान dt बराबर k इंटू a का घात 0। अब a का घात 0 हो गया तो यह 1 हो जाएगा, तो माइनस da अपान dt बराबर k, या माइनस da बराबर क्या हो जाएगा k इंटू dt, या da बराबर माइनस k dt। और अब इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करने पर क्या होगा, a बराबर मिलता है माइनस के टी प्लस सी, समाकलन नियतांक। अब यहां पर t का मान 0 लेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, तो समय t पर t का मान जब 0 होगा तो अभिकारक की सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो रही, तो जब परिवर्तित नहीं हो रही है तो अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर मानी जाएगी।
और प्रारंभिक सांद्रता को हम A0 लिख सकते हैं। यहां नीचे 0 दिया गया, यह घात नहीं है, यह A0 जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त कर रही है। तो यहां पर जब t का मान 0 होगा तो यह A हो जाएगा A0। तो अब इस स्थिति में C का मान यहां से हल करेंगे तो C का मान क्या निकल करके आएगा A0। तो C बराबर हो गया A0। अब इसके मान को C के मान को इस समीकरण में फिर पुट करिए तो क्या मिल जाएगा A बराबर माइनस KT प्लस C की जगह पर A0। अब इसको पक्षांतर करिए तो हम लिख सकते हैं K बराबर A0 माइनस A बटा में T। तो यह भी आपका कहलाता है शून्य कोट की अपक्रिया का समीकरण। तो शून्य कोट की अपक्रिया के दो समीकरण हैं, x बराबर k बराबर x अपान t, चाहे x बराबर kt भी कह सकते हैं, और दूसरा समीकरण है k बराबर A0 माइनस A अपान t। दोनों ही शून्य कोटि की अपक्रिया के समीकरण है, दो रूप में है, इसलिए आप दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अभिक्रिया का समीकरण। अब अगली बात आती है अर्ध आयु। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं कि अर्ध आयु क्या होता है। अर्ध आयु वह समय जिसमें किसी पदार्थ की आधी मात्रा उत्पाद में बदल जाती है या आधी मात्रा शेष रहती है, तो उस समय को उसकी हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। तो अब देखिए अर्ध आयु, तो अर्ध आयु कैसे हम लोग निकालेंगे, तो जो शून्य कोट की अपक्रिया का समीकरण है, जैसे k बराबर x अपान t, तो k बराबर x अपान t में t की जगह t यानी अर्ध आयु ले लिया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तित सांद्रता है, और जैसा कि आप जानते हैं अर्ध आयु का मतलब कि उतने समय में अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी। तो जब उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी तो सांद्रता कितनी बचेगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी, यानी k बराबर x अपान t में t के स्थान पर t हाफ अर्ध आयु और x की जगह a बटा 2 यानी a का आधा रखा जाए तो क्या मिलेगा, k बराबर a बटा 2 बटे t हाफ या t हाफ बराबर a बटा 2 k। चूंकि आपका दो नियतांक है, k भी नियतांक है, तो हम कह सकते हैं कि t हाफ समानुपाती क्या a कह सकते हैं ना, t हाफ समानुपाती a, यानी कि शून्य कोट की अपक्रिया की जो अर्ध आयु है वह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या हो गई, समानुपाती। तो हम ये कह सकते हैं अर्थात अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी शून्य कोट की अपक्रिया में आपको यह मिलेगा कि शून्य कोट की अपक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। अब अंत में क्या होगा, शून्य कोट की अपक्रिया के क्या लक्षण होते हैं, शून्य कोट की अपक्रिया के लक्षण। तो देखिए पहला लक्षण इसका है कि शून्य कोट की अपक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। अभी आपने समीकरण बनाया है k बराबर x अपान t या k बराबर A0 माइनस A अपान t। तो शून्य कोट की अपक्रिया हमेशा इसी समीकरण का क्या करेगी, पालन करेगी। दूसरा लक्षण हो जाएगा कि k का मात्रक सांद्रता व्यक्त करने की यूनिट पर निर्भर करता है, k का मात्रक सांद्रता व्यक्त करने की यूनिट पर निर्भर करता है। अभी आपने वहां निकाला k का मात्रक, तो k का मात्रक क्या निकल करके आया था, मोल प्रति लीटर प्रति समय। तो सांद्रता का मात्रक आ रहा है, तो अगर सांद्रता के मात्रक को बदलेंगे तो आपके k का मात्रक भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेग स्थिरांक k का मात्रक सांद्रता व्यक्त करने की यूनिट पर निर्भर करता है। तीसरा लक्षण हो जाएगा, अभी आपने देखा
कि शून्य कोटि की अपक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी टी हाफ समानुपाती ए। तो यह एक लक्षण हो गया कि शून्य कोटि की अपक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। और अगला लक्षण आप ये दे सकते हैं, यदि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए सांद्रता और समय के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो क्या मिलेगा, इस तरह से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और यहां देख रहे हैं कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। तो ये आपके शून्य कोटि की अपक्रिया के क्या हो गए, लक्षण। इस तरह से शून्य कोटि अपक्रिया विधिवत हम लोगों का पूर्ण हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया।